फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में आज हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस लेने वाले एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का ये चौथा एविडेंस है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो जो हमारा पॉइंट है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, हम उसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, उसको पहले पढ़ के हम समझते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एसेट्रा. Remnant and impression of such organisms remain preserved underground. These are called as fossils. Study of fossils is an important aspect of study of evolution. मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बरीड हो गए होंगे। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बरीड मतलब होता है ज़मीन में गड़ जाना। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत पहले, मतलब करोड़ों साल पहले, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बरीड हो गए ज़मीन के अंदर। वो किसी डिजास्टर के कारण, जैसे अर्थक्वेक हुआ, फ्लड हुआ, या वोल्केनो एरप्ट पहले बहुत होता था, तो उस कारण भी बरीड हो गए होंगे। और जो बरीड होने के बाद, मतलब ज़मीन के अंदर जब गड़ जाते हैं तो वो ज़मीन के अंदर सेव हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं। और जो उनकी हड्डी रहती है वो गल गल के मतलब पूरी एकदम पत्थर जैसी हो जाती है, तो फॉसिल्स बन जाता है। और ये जो उनका इम्प्रेशन बचा हुआ रहता है, उसी को हम कहते हैं फॉसिल। और जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स है, मतलब जो फॉसिल्स की स्टडी करना, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है स्टडी ऑफ एवोल्यूशन का। मतलब स्टडी ऑफ एवोल्यूशन को समझने के लिए हमें स्टडी ऑफ फॉसिल्स को समझना पड़ेगा, ऐसा मतलब। तो जैसे कि यहाँ पे जो डायनासोर्स के फॉसिल्स दिखा रहे, तो जो ये डायनासोर्स के हमें फॉसिल्स मिले, तो हमें इससे पता चला कि हमारे जो पृथ्वी पे करोड़ों साल पहले डायनासोर्स भी रहते थे। तो मतलब हमें फॉसिल्स मिला, उसी से हमें पता चला। अगर हमें नहीं मिलता तो हमें नहीं पता चलता। तो कैसे मिला? तो ये जो डायनासोर थे वो बरीड हो गए होंगे किसी डिजास्टर के कारण, या ऐसे नेचुरल कैसे भी, मतलब बरीड हो गए होंगे और ज़मीन के अंदर उन लोग प्रिजर्व हो गए होंगे। और जब वो फॉसिल्स बन गए और हमें आज के टाइम पे जब इनका फॉसिल्स मिला, तो हमें पता चला कि मतलब ये जो डायनासोर्स है ये हमारे पृथ्वी पे भी रहते थे। और ये भी हमें पता चलता है कि मतलब ये जो फॉसिल्स मिले हैं हमें डायनासोर के समय, जो फॉसिल्स मिले यहाँ पे, जो हमें डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं, तो ये कितने साल पुराने हैं, इनका एज क्या है, कितने करोड़ों साल पुराने। तो हमें ये कैसे पता चलता है? तो एक मेथड है, कार्बन डेटिंग मेथड, उससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो फॉसिल है वो कितना साल पुराना है, मतलब उसकी एज क्या है, वो हमें उससे पता चलती है। तो हम ये देखते हैं कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है। तो रुकिए, पहले इसको इरेज कर देता हूँ जो यहाँ का है। अ, हम्म हाँ, तो अब हम देखते हैं मतलब कार्बन डेटिंग मेथड से कैसे ये पता चलता है कि किसी फॉसिल्स का एज कितना है। हाँ, ये रहा कार्बन डेटिंग का पॉइंट। कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल and plant stop after death, and since then only the decaying process of C14 occur continuously. मतलब कोई भी प्लांट या एनिमल है जो मर जाता है, तो उसके अंदर जो कार्बन रहता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, मतलब कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है उसके शरीर से, उसके बॉडी से कार्बन जो है वो कम होने लगता है। और जो कार्बन रहता है हमारे शरीर में, किसी भी प्लांट और एनिमल में C14 कार्बन रहता है, मतलब C14 कार्बन रहता है, वो रेडियो एक्टिव कार्बन रहता है। और वो जो रहता है वो तब तक रहता है जब हम जिंदा रहते हैं, और जब मर जाते हैं तो हमारे शरीर से वो धीरे धीरे कम होने लगता है और डेकाइंग प्रोसेस चालू हो जाता है, और धीरे धीरे जो C14 वो कंटिन्यूसली कम होते लगता है। और जो in case of dead body of plant and animal, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. मतलब कि कोई भी प्लांट और एनिमल का जो बॉडी है, तो उसमें जो वो जब मर जाता है, जब उसका डेड हो जाता है, तो उसके में जो रेडियो एक्टिव रहता है, मतलब जो C14 रहता है, जो C14 कार्बन रहता है, हाँ, जो C14 कार्बन रहता है वो कांस्टेंट नहीं रहता। मतलब जितना C14 है तो मरने के बाद भी C14 नहीं रहता, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। C14 और C12 के बीच में वो कम होने लगता है।
और जो C12 रहता है वो नॉन रेडियो एक्टिव रहता है, मतलब वो धीरे धीरे कम होने लगता है, कंटिन्यूसली मतलब चलते रहता है, वो धीरे कम ही होते जाता है, तो कम होते होते जाता है वो। द टाइम passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and radio of C14 to C12 present in their body. This is carbon dating method. मतलब कि ये मतलब C14 जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है जब कोई भी बॉडी मर जाती है। तो कैलकुलेट ये कैसे करते हैं, तो जो C14 है जो रेडियो एक्टिव है वो जब जितना मतलब कम होते जाएगा, तो जितना टाइम बीतेगा उतना वो कम होते जाएगा, तो जितना भी कम कार्बन उसके अंदर बचा रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेट करके कि जितना कार्बन कम हुआ है तो मतलब उतना टाइम बीता रहता है, मतलब जितना भी कार्बन कम हुआ है उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और ये कैसे किस हिसाब से कैलकुलेट किस मेथड से होता है, तो एक कार्बन डेटिंग मेथड से पता चलता है हमें कि कितना टाइम बीता है कोई भी फॉसिल्स का। जैसे पैलेंटोलॉजिकल में देखे थे हम कि डायनासोर के जो फॉसिल्स रहते हैं तो हमें कैसे मिलते जब वो बरीड हो जाते हैं तो हमें मिलते हैं और हम उसका एज निकालते हैं, तो कैसे कार्बन डेटिंग मेथड से ऐसे ही निकालते हैं। जो उनके हमें C14 कार्बन रहता है वो कम होता है, जितना कम हुआ रहेगा उतना उसकी एज रहेगी। It is used in paleontology and anthropology for determining the age of human fossil and manuscripts. मतलब ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है ये यूज्ड होता है, मतलब इस्तेमाल होता है किसमें, तो पैलेंटोलॉजी में इस्तेमाल होता है। जो हमने अभी पढ़ा है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, तो इसमें इस्तेमाल होता है। जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं उसको उसके एज निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, और एंथ्रोपोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। और ये क्यों इस्तेमाल होता है, तो डिटरमाइनिंग मतलब पता करने के लिए किसी भी मतलब ह्यूमन की जो फॉसिल्स है, मतलब जो ह्यूमन्स की फॉसिल है उनका एज निकालने के लिए ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है वो इस्तेमाल होता है। तो कार्बन डेटिंग मेथड का मतलब यही है कि मतलब वो इस C14 का जो मतलब जो कार्बन रहता है हमारे बॉडी के अंदर वो जितना कम हुआ रहेगा अपने शरीर में, मतलब जितना कम हुआ रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेट करके ये एज निकाला जाता है किसी भी फॉसिल्स का, या कोई भी स्क्रिप्ट रहेगा, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट रहेगा। वैसे ही मतलब उसी हिसाब से जैसे हमारे जो पूर्वज थे उनका जो फॉसिल्स मिला था, वो उसी से हमें पता चला है कि जो हमारे पूर्वज थे वो कितने साल पहले थे और हम किससे बने हैं, वो फॉसिल से ही हमें पता चला है। तो वो भी कार्बन डेटिंग मेथड से ही हमें जो ह्यूमन्स के फॉसिल्स मिले, जो पहले ज़माने में जो ह्यूमन्स थे उनके जो फॉसिल्स मिले उसी से हमें पता चल कार्बन डेटिंग मेथड से ही हमें पता चला कि वो कितने साल पहले एग्जिस्ट करते थे। तो अब हम कनेक्टिंग लिंक्स देखेंगे। तो पहले थोड़ा बहुत पैलेंटोलॉजिकल का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी क्या समझा एक ही बार में। तो जो पैलेंटोलॉजी में क्या रहता है, तो मतलब जो पहले के ऑर्गेनिज्म थे, जो एनिमल थे वो बरीड हो गए होंगे किसी डिजास्टर के कारण, और जो उनके जो रिमेनेंट जो इम्प्रेशन उनका बचता है उसी को फॉसिल्स कहते हैं। और जो स्टडी ऑफ फॉसिल वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ एवोल्यूशन का। और ये कैसे पता चलता है हमें मतलब वो जो फॉसिल्स हमें जो मिला है वो कितना साल पुराना है, तो जो जो भी फॉसिल्स रहता है कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसके अंदर कार्बन रहता है C14 नाम का, मतलब C14 कार्बन रहता है और वो धीरे धीरे कम होते जाता है जितना भी टाइम पास हुआ रहेगा, मतलब जितना भी टाइम बीता रहेगा उतना, मतलब जितना भी टाइम बीता रहेगा उतना उसके शरीर से कार्बन निकलेगा। और उसी को कैलकुलेट करके पता करते हैं कि कितना साल पुराना या कितना करोड़ों साल पुराना कोई भी फॉसिल है। तो अब हम देखते हैं। और फ्रेंड्स ये कार्बन डेटिंग याद रखना कि अगर पेपर में आ सकता है आपको कार्बन डेटिंग का कोई सवाल, तो आप ये लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया। और वैसे भी जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब हम अपना कनेक्टिंग लिंक देखते हैं कि कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है दो अलग अलग, मतलब दो अलग अलग स्पीशीज़, मतलब ये दो अलग अलग स्पीशीज़ है, दो अलग अलग ग्रुप है एनिमल का। और एक एनिमल है जो इन दोनों की इसमें कैरेक्टर्स है, मतलब जो ये एनिमल में कैरेक्टर्स और ये एनिमल में कैरेक्टर, इन दोनों का कैरेक्टर इस एक एनिमल में है, तो इसको बोलेंगे कि ये दोनों एनिमल्स का एक कनेक्टिंग लिंक है। तो इसको मतलब ऐसे कनेक्टिंग लिंक होता है। तो जो यहाँ पे डेफिनेशन है उससे हम समझते हैं कनेक्टिंग लिंक्स क्या है। कनेक्टिंग लिंक्स अब देखते हैं। पांचवा हमारा एविडेंस है some plant and animals show some morphological character by which they can be related to two different groups, hence they are called as connecting links। मतलब कुछ प्लांट्स और एनिमल, मतलब सारे प्लांट्स और एनिमल नहीं, कुछ प्लांट्स और एनिमल
सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो, मतलब दिखाते उन लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब होता है एक्सटर्नल पार्ट्स के कुछ कैरेक्टर उन लोग दिखाते, मतलब अलग वो, और वो क्यों दिखाते अलग अलग, मतलब अब जो एनिमल है वो एक्सटर्नल पार्ट जो उसका है वो अलग अलग दो ग्रुप है, मतलब डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स के जो कैरेक्टर्स है उसके जैसे ही उसके अंदर कैरेक्टर्स रहते उस एक एनिमल के अंदर, मतलब दो अलग अलग ग्रुप रहेगा। तो मतलब मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल पार्ट। मतलब अभी हमने जो पहला एविडेंस पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर उसे देख लीजिए कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस था कि एक्सटर्नल पार्ट को देखते हैं, तो वैसे ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब है एक्सटर्नल पार्ट्स, मतलब एक्सटर्नल पार्ट्स को देखकर मतलब दिखता है कि एक्सटर्नल पार्ट जो है उसका सेम सेम है। और ऐसे मतलब दो अलग अलग ग्रुप से जो उनकी कैरेक्टर्स है वो एक एनिमल में दिखता है, तो उसको हम कनेक्टिंग लिंक्स कहेंगे, उसको हम कनेक्टिंग लिंक्स कहेंगे। इन एग्जाम्पल इन पेरीपेटस, ये एक पेरीपेटस नाम का एक एनिमल होता है। हम उसका रुको अब आपको उसका ड्रॉ दिखाता हूँ। तो ये है पेरीपेटस, ये पेरीपेटस है, ये एक एनिमल है। In peripatus, characters like segmented body, thin cuticle, and parapodia-like organ are present. Similarly, these animals show the tertiary respiration and open circulatory system similarly to arthropod. मतलब कि ये जो एनिमल है, ये जो पेरीपेटस है, इधर लिखता हूँ, ये जो पेरीपेटस है ये सिमिलैरिटी दिखाता है। तो कौन सी सिमिलैरिटीज दिखाता है? तो ये सिमिलैरिटीज दिखाता है जो इसके कैरेक्टर है सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी का मतलब होता है ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा और उसमें ऐसे अलग अलग लगता है, जैसे डब्बे डब्बे पार्ट पार्ट में उसका बॉडी है, मतलब सेगमेंटेड बॉडी रहता है। और मतलब एकदम थिन क्यूटिकल, मतलब एकदम पतले में रहता है ये, जैसे है ना पतले में, ऐसे पतले में रहता है ये, तो एकदम थिन क्यूटिकल रहता है। और और इसके अंदर पैरापोडिया लाइक ऑर्गन रहते हैं, पैरापोडिया लाइक इसके ऑर्गन रहते हैं। जैसे देखिए इसके कितने सारे पैर है, कितने सारे टांग है, तो पैरापोडिया लाइक इसके ऑर्गन्स रहते हैं और ये पेरीपेटस के अंदर रहते हैं। और ये और ये एक और एनिमल के साथ भी सिमिलैरिटीज़ दिखाता है। तो ये जो सिमिलैरिटीज़ थी ये कौन से एनिमल में रहती है? तो जो ये थिन क्यूटिकल और ये सेगमेंटेड बॉडी, तो ये जो सिमिलैरिटीज़ रहती है वो एनीलिडा नाम के एक एनिमल में रहती है। एनीलिडा नाम के एक एनिमल में रहती है ये जो सिमिलैरिटीज़। और फिर ये जो पेरीपेटस है तो कनेक्टिंग लिंक है ना, तो इसके अंदर दो अलग अलग स्पीशीज़, मतलब एक ग्रुप है एनीलिडा, एक एनिमल का ग्रुप है। तो एक ये ग्रुप का इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ है, फिर दूसरे ग्रुप का सिमिलैरिटीज़ है, तो दूसरा ग्रुप है आर्थ्रापॉड, दूसरा ग्रुप है आर्थ्रापॉड। तो जो दूसरे ग्रुप में क्या सिमिलैरिटीज़ दिखती है, तो उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ ये दिखती है कि ये जो पेरीपेटस है ये ट्रेचियल रेस्पिरेशन करता है। ये जो आर्थ्रापोड जो रेस्पिरेशन करता है वो ट्रेचियल रेस्पिरेशन ये भी करता है, और साथ ही साथ ये सर्कुलेटरी रेस्पिरेशन भी करता है, मतलब ओपन सर्कुलेटरी रेस्पिरेशन भी ये करता है। ये जो पेरीपेटस है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी करता है और साथ ही साथ ट्रेचियल रेस्पिरेशन भी करता है। और ये आर्थ्रापोड में रहता है। वही ये आर्थ्रापोड मतलब ये जो दो ग्रुप है ये दोनों का इसमें कनेक्टिंग लिंक है, मतलब ये दो ग्रुप का जो एनिमल्स है इनका ये कनेक्टिंग लिंक है, मतलब ये दोनों का इसमें सिमिलैरिटीज है, दोनों के कैरेक्टर्स है। और ये जो सिमिलैरिटीज है ये इंडिकेट करता है ये जो पेरीपेटस है वो कनेक्टिंग लिंक है। ये जो दो एनीलिडा और आर्थ्रापोड, ये जो एनिमल है दो, ये एनीलिडा और ये आर्थ्रापोड, दोनों एनिमल का ये कनेक्टिंग लिंक है पेरीपेटस। Similarly, duck-billed platypus lays egg reptile but show relationship with mammals due to presence of mammary glands and hair. रुको इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके अच्छे से समझाता हूँ। रहते रहे हाँ,
के इरेज करता हूँ इसको। अभी बताता हूँ आपको। तो ये जो डक बिलेट प्लेटिपस है, आपको पता होगा ये प्लेटिपस है, आपने टीवी में देखा होगा प्लेटिपस। तो ये जो डक बिलेट प्लेटिपस है, ये भी सिमिलैरिटीज दिखाता है। तो क्या सिमिलैरिटीज दिखाता है? ये मतलब ये जो डक बिलेट प्लेटिपस है वो रिलेशनशिप दिखाता है मैमल्स के साथ। मतलब जो मैमल्स मतलब वो एनिमल होते हैं जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग हुआ, जैसे गाय हो गया, काऊ अपना, तो वो सब मैमल्स है। तो मतलब ये मैमल्स के साथ रिलेशनशिप दिखाता है, लेकिन ये लेस एग देता है, मतलब पतले पतले, मतलब थोड़े ऐसे पतले पतले एग देता है। ये एग देता है रेप्टाइल के जैसे, लेकिन ये शो करता है कि इसके साथ रिलेशनशिप, ये मैमल्स के साथ ये रिलेशनशिप दिखाता है, लेकिन ये रेप्टाइल्स की तरह एग देता है। मतलब ये बच्चे डायरेक्ट नहीं देता है, ये एग देता है। और क्यों ये मैमल्स के साथ रिलेशनशिप दिखाता है? क्योंकि जो इसके बॉडी पे रेप्टाइल्स मतलब क्या होते हैं, जैसे कि सांप हो गए और मगरमच्छ हो गए, तो वो सब रेप्टाइल्स है। तो ये जो है ये रेप्टाइल्स की तरह एग देता है, लेकिन इसका रिलेशनशिप मैमल्स के साथ है। तो क्यों है? क्योंकि इसके जो शरीर है, ये जो इसका शरीर है, इसके ऊपर इसके हेयर रहते हैं। मतलब अब रेप्टाइल्स के ऊपर तो हेयर नहीं रहते, वो सिर्फ मैमल्स के ऊपर हेयर रहते हैं। तो जो रेप्टाइल्स रहते हैं उनके पास हेयर नहीं रहते, और इसके पास हेयर है, और ऊपर से इसके पास मेमोरी ग्लैंड भी रहता है। इसलिए ये मैमल्स के साथ रिलेशनशिप इसका लगता है। मतलब मैमल्स के साथ इसलिए इसका रिलेशनशिप लगता है क्योंकि इसके पास इसके बॉडी के ऊपर हेयर्स है और ऊपर से इसके पास मेमोरी ग्लैंड है। लेकिन ये लेस एग देता है, यानी कि ये जो डक बिल प्लेटिपस है, ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स का। अब यहाँ पे एक और एनिमल का एग्जाम दिया है। यहाँ पे एक और एनिमल है लंग फिश। यहाँ पे लंग फिश का भी एग्जांपल दिया है, तो हम उसको भी देखते हैं वो कैसे, उसमें क्या कनेक्टिंग लिंक्स है। लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश। मतलब जो लंग फिश रहता है, ये जो फिश है, ये मतलब अपने लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन करता है। मतलब जो ये लंग फिश है, ये जो सांस लेता है, ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर लेता है, तो वो अपने लंग्स की मदद से लेता है। लेकिन जो कोई भी अगर फिश रहेगी, वो अपने रेस्पिरेशन जो रहता है उस कोई भी फिश का, कोई भी नॉर्मल फिश का, तो वो अपने लंग्स की मदद से नहीं लेते। लेकिन ये जो फिश है लंग फिश, वो अपनी लंग्स की मदद से लेता है। और ये जो एग्जांपल हमने जो भी देखे अभी तक, जो पेरिपेटस का देखा कि वो कनेक्टिंग है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोड। और हाँ, एनेलिडा का मतलब होता है, जैसे कि एनेलिडा मतलब एनेलिडा और आर्थ्रोपोड दो ग्रुप है, मतलब दो ग्रुप है एनिमल का। एनेलिडा में अपना अर्थवॉर्म रहता है ना, ऐसे अर्थवॉर्म, वो एनेलिडा में आता है। और आर्थ्रोपोड में आता है कॉकरोच, जो अपना कॉकरोच रहता है ना, ऐसे कॉकरोच रहता है, तो वो आर्थ्रोपोड में आता है। तो पेरिपेटस का वो था, फिर डक बिल प्लेटिपस का है। तो डक बिल प्लेटिपस में क्या आता है, तो वो रेप्टाइल्स और मैमल्स के साथ रिलेशन दिखाता है, उसके साथ कनेक्टिंग लिंक से। और ये लंग फिश जो है वो रेस्पिरेशन करता है अपने लंग्स की मदद से। तो ये सारे एग्जाम्पल ये सारे एग्जाम्पल ये इंडिकेट करते हैं कि जो मैमल्स रहते हैं वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स से। मतलब जो मैमल्स है वो रेप्टाइल से इवॉल्व होके बने, और जो एम्फीबियंस है वो फिश से इवॉल्व होके बने हैं। कनेक्टिंग लिंक का मतलब यही है कि मतलब दो अलग अलग स्पीशीज या ग्रुप का एनिमल, एक एनिमल में दो अलग अलग ग्रुप की सिमिलैरिटीज दिखती है उसके अंदर, तो उसको कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं। और ये सिमिलैरिटी ये दिखाती है कि इवोल्यूशन हुआ था, तभी ना उससे उसकी सिमिलैरिटी उसके अंदर दिख रही है। तो कनेक्टिंग लिंक्स का यही है। अब हम अपने अगले एविडेंस की तरफ चलते हैं, जो है एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। तो अब हम एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस पे है, मतलब आखिरी एविडेंस है ये, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का आखिरी है ये पॉइंट, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या है? तो एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस ये कहता है कि जो पहला, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल है, उनका जो पहला स्टेज रहता है, इनिशियल स्टेज, जब वो किसी भी एग के अंदर रहता है या किसी भी एम्ब्रियो में रहता है, तो उसका जो पहला स्टेज रहता है, जब वो शुरुआती दौर में मतलब बनता है, तो वो कैसा रहता है? तो सारे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो एक ही जैसा दिखते हैं। मतलब हम इसे ये सब देख के पता नहीं कर सकते कि कौन सा एनिमल या कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन है। तो मतलब एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस ऐसे कहता है कि मतलब ये जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं
वो एक ही ऑर्गेनिज्म से बने होंगे, मतलब ये सब के सब एक ही ऑर्गेनिज्म से बने होंगे, ऐसा मतलब ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कहता है कि मतलब एवोल्यूशन हुआ, उसमें चेंजेस हुए, उस वजह से ये सब चेंजेस हो गए। तो इसको इरेज करके फिर हम इसको थोड़ा डिटेल में एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके समझेंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो पहले लिखा है उसको हम समझते हैं। Comparative study of embryonic development stages of various vertebrates given in the picture show that all embryos show extreme similarity during initial stage and the similarity decrease gradually। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये सिमिलैरिटीज़ है अलग अलग एम्ब्रॉयज़ में जो हमें दिखाई दे रही है सिमिलैरिटीज़, वो ये इंडिकेट करता है, ये दिखाता है कि जो इनका ओरिजिन है, मतलब जो इनका असली में जो ओरिजिन है वो एक ही है, मतलब ये एक ही इंसिस्टर से बने हुए, बस उनमें डेवलपमेंट हुए, उनमें चेंजेस आए, इस वजह से ये अलग अलग वेराइटीज़ में हो गए, अलग अलग वेटेबर्स में हो गए, बस मतलब ये एक ही एंसिस्टर से बने हुए हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ये कहता है कि मतलब एवोल्यूशन हुआ था, ये प्रूफ देता है इस चीज़ से। तो अब जितना भी हमने ये एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का पढ़ा, तो एक बार उसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पे अब एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन ख़त्म हो रहा है। तो जो हमारा पहला था, जो पहला एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन था, वो था मार्फोलॉजिकल एविडेंस। और मार्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है, तो उसमें एक्सटर्नल पार्ट को देखकर, उनकी सिमिलैरिटीज देखकर ये पता, मतलब ये हमें उससे पता चलता है कि मतलब जो पता चलता है, क्या पता चलता है, तो जो अलग अलग एनिमल्स रहते हैं या अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनमें एक्सटर्नल पार्ट की सिमिलैरिटीज़ को देखकर हमें ये पता चलता है कि जो अलग अलग स्पीशीज़ है उनका ओरिजिन एक ही है, वो एक ही इंसिस्टर से बने हैं। और फिर जो एनाटॉमिकल एविडेंस रहता है, जो अब एनाटॉमिकल एविडेंस रहता है, वो ये दिखाता है कि मतलब उस एनाटॉमिकल एविडेंस में ज़्यादा कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं दिखती है, मतलब कोई बड़ी सिमिलैरिटीज़ नहीं दिखती, उसमें बहुत छोटी सी सिमिलैरिटीज़ दिखती है। और ऊपर से जो उसमें जो सिमिलैरिटीज़ दिखती है, वो एक तो बोन्स की रहती है और सिर्फ बोनी जॉइंट्स की रहती है, जो बोन्स की जॉइंट रहते हैं उनकी खाली सिमिलैरिटीज़ दिखती है। और ऊपर से एक और प्रॉब्लम रहता है कि जो अलग अलग हड्डी, मतलब जो उसमें स्केलेटन्स दिखाए थे, तो उनका यूजेस भी अलग अलग था अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। और फिर जो वेस्टिजियस ऑर्गन रहता है, तो वो वेस्टिजियस ऑर्गन का मतलब होता है जो यूजलेस ऑर्गन रहता है, एकदम बेकार, मतलब किसी काम का ही नहीं रहता हमारे लिए। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मतलब वो रहता है, जिस आप समझ लीजिए ईयर पिनना है, हमारे में काम है, लेकिन ईयर जो ईयर है, ईयर मसल्स जो है हमारे, वो हमारे लिए काम के नहीं है, लेकिन अदर एनिमल्स में काम के, जैसे डॉग में काम के, मंकी में भी काम के, उन लोग अपना अपना कान के मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ईयर मसल्स को। तो वेस्टिजियस ऑर्गन मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से वेस्टिजियस ऑर्गन होते हैं। और वो क्यों होते हैं, दो कारणों से होते हैं। एक तो ये कारण से होते हैं कि मतलब हम लोग उसका यूज़ करना कर देते हैं, इस वजह से, या तो कोई म्यूटेशन होने की वजह से। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था म्यूटेशन क्या होता है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए कि मतलब म्यूटेशन में थोड़े बहुत चेंजेस होने की वजह से उसका जो पार्ट है वो चलना बंद हो जाता है। और फिर जो हमारा अगला था वो था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है, तो जो फॉसिल्स रहते, जो बरीड हो गए पहले के ऑर्गेनिज्म, उनके जो फॉसिल्स हमें मिले, उससे हम उसकी स्टडी करके फिर उसके बारे में हम पता चलता है, और उसकी एज हमें पता चलती है। तो एज किससे पता चलती है, तो हमें कार्बन डेटिंग मेथड से पता चलता है, और फिर कितना कार्बन कम हुआ है उसके अंदर, इस हिसाब से पता चलता है। और फिर जो पांचवा था हमारा, जो पांचवा एविडेंस है, वो था कनेक्टिंग लिंक्स। वो था हमारा कनेक्टिंग लिंक्स। और कनेक्टिंग लिंक्स में क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा, कनेक्टिंग लिंक्स में मतलब दो अलग अलग वेराइटीज़ के स्पीशीज़ रहती है, और मतलब अलग अलग वेराइटीज़ की स्पीशीज़ रहती है। इनमें जो कैरेक्टर्स है वो एक अलग मतलब एक एनिमल के अंदर वो दोनों की वेराइटीज और मतलब कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उसके अंदर दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने डक बिल प्लेटिपस का देखा था, तो उसके अंदर क्या था, रेप्टाइल्स का जैसे एग दे रहा था, और मैमल्स की जैसे उसके पास मेमोरी ग्लैंड और हेयर थे। तो वैसे ही मतलब कनेक्टिंग लिंक रहता है। तो मतलब जो प्लेटिपस है वो कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स का। और फिर जो अभी हमने पढ़ा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या बताता है कि कोई भी मतलब एम्ब्रॉयज रहते हैं, वर्टिब्रेट्स, जो यहाँ पे अलग अलग वर्टिब्रेट्स के जो ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं, तो इनका जो इनिशियल स्टेज रहता है, इनका जो इनिशियल स्टेज रहता है एम्ब्रॉय का, पहला जो स्टेज रहता है जब वो तुरंत बनना स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम पे वो सारे के सारे एक ही जैसे दिखते हैं, मतलब कोई भी हम देख के पता नहीं कर सकते कौन सा एनिमल है। और धीरे धीरे वो चेंजेस भी होने लगते हैं, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उनमें चेंजेस आते रहते हैं।
और वो सेकंड स्टेज में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, उनमें मतलब अलग दिखने लगते हैं। अभी थर्ड स्टेज में तो वो एकदम अपने असली रूप में आ जाते, पता चल जाता है हमें कि ये कौन सा एनिमल है। और ये सिमिलैरिटीज़ ये दिखाती है कि जो ये अलग मतलब एक ही जैसे ये जो दिख रहे एम्ब्रॉयस वो एक ही ऑर्गेनिज्म से बने हैं, उनका ओरिजिन एक ही है और जो उनका इंसिस्टर है वो भी एक ही होगा। तो और अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें।